सलामी। आज हम एक ऐसे शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही कंट्रोवर्सी और साजिश की बातें होने लगती हैं। निकोलो माकियावेली। हाँ, एक तरफ तो लोग उन्हें आजाद सोच और रिपब्लिकन वैल्यूज का हीरो मानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लियो स्ट्रॉस जैसे बड़े विचारक हैं जो उन्हें सीधे सीधे बुराई का शिक्षक कह देते हैं। तो आज के हमारी इस चर्चा का मिशन है मैकियावेली के इस केस की पड़ताल करना। क्या वो वाकई कोई विलन थे या बस एक रियलिस्ट थे जिन्होंने सत्ता के बंद दरवाजों के पीछे का कड़वा सच लिखने की हिम्मत की। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैकियावेली को अक्सर पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। अच्छा। हाँ, उनकी सबसे बड़ी देन ये थी कि उन्होंने राजनीति को, आप कह सकते हैं, धर्म और नैतिकता के ऊंचे आसन से उतारकर जमीन पर ला दिया। मतलब ये मत देखो कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, ये देखो कि दुनिया असल में कैसी है। बिल्कुल, यही उनका मूल मंत्र था। ठीक है, तो इस केस को शुरू से समझते हैं। एक मशहूर कहावत है डनिंग की कि मैकियावेली अपने समय की संतान थे। तो सवाल यह है कि उनका समय यानी 15वीं 16वीं सदी का इटली था कैसा? वो दौर पुनर्जागरण यानी रेनेसांस का था। यूरोप एक बहुत बड़ी करवट ले रहा था। मतलब सदियों से जो धार्मिक और सामंती सोच थी उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। लोग तर्क और विज्ञान की बातें करने लगे थे। हाँ, और एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस जैसी खोजों से जानकारी तेजी से फैल रही थी, तो दूसरी तरफ चर्च का एकाधिकार टूट रहा था। लेकिन ये सब कुछ बहुत शांति से नहीं हो रहा था। वो एक उथल-पुथल का दौर था। और सुनने में आता है कि इटली इस उथल-पुथल का सेंटर पॉइंट था, और वो भी अच्छी वजहों से नहीं। बिल्कुल, इटली उस वक्त कोई एक देश तो था नहीं। वो 5 बड़े-बड़े राज्यों में बटा हुआ था। फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, नेपल्स और पोप का अपना राज्य। और ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे लगातार। और इससे भी बुरी बात ये थी कि फ्रांस और स्पेन जैसी बड़ी विदेशी ताकतें इटली को एक मैदान की तरह इस्तेमाल कर रही थीं, कभी लूटने के लिए तो कभी कब्जा करने के लिए। मतलब चारों तरफ अराजकता, धोखा और अस्थिरता। और इस सब के बीच में था कैथोलिक चर्च, जिसका सेंटर रोम में था। चर्च खुद एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत था और वो इटली को कभी एक नहीं होने देना चाहता था। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक मजबूत राजा पोप की ताकत को चुनौती दे सकता था। मैकियावेली ने अपनी आंखों से ये सब देखा। उन्होंने फ्रांस और स्पेन जैसे मजबूत एक देश देखे और फिर अपने बिखरे हुए कमजोर इटली को देखा। तो उनके विचार इसी दर्द और गुस्से से पैदा हुए? हाँ, इसीलिए लैस्की ने कहा था, पूरा पुनर्जागरण मैकियावेली में है। वो किसी लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिख रहे थे, वो उस जलते हुए इटली की हकीकत बयान कर रहे थे। तो ये कहना सही होगा कि उनका यथार्थवाद या रियलिज्म किसी ठंडी ठंडी फिलॉसफी का नतीजा नहीं था, बल्कि उनके आसपास के केओस को देखकर पैदा हुआ था। बिल्कुल, वो उस टूटी फूटी दुनिया का इलाज ढूंढ रहे थे। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, उन्होंने खुद फ्लोरेंस गणराज्य में एक डिप्लोमैट के तौर पर काम किया था। अच्छा, तो उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव भी था? बहुत ज्यादा। लेकिन जब सत्ता बदली तो उन्हें न सिर्फ नौकरी से निकाला गया बल्कि जेल में डालकर टॉर्चर भी किया गया। और इसी निर्वासन के दौरान उन्होंने द प्रिंस जैसी अपनी सबसे मशहूर किताबें लिखी। तो वो जो भी लिख रहे थे वो उनके अपने तजुर्बे की आग में तप कर निकला था। सही बात है। चलिए, अब उनके विचारों की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो उनके हर विचार की नींव है, इंसानी फितरत पर उनके ख्याल। उनका एक मशहूर कोट है कि लोग अपने पिता की मौत को भूल सकते हैं लेकिन अपनी संपत्ति के नुकसान को नहीं। हाँ, ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा निराशावादी लगता है। बहुत ज्यादा। लेकिन मैकियावेली के लिए यही राजनीति की पहली सीढ़ी थी। इसे ही सार्वभौमिक अहंकार या यूनिवर्सल ईगोइज्म कहते हैं। उनका मानना था कि इंसान स्वभाव से अच्छा नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो मूल रूप से स्वार्थी, लालची और डरपोक होता है। हर इंसान सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की परवाह करता है। एक मिनट, लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही एक तरफा नहीं है? क्या दुनिया में प्यार, वफादारी, त्याग जैसी चीजों की कोई जगह ही नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैकियावेली ये नहीं कहते कि प्यार या वफादारी जैसी चीजें होती ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि ये भरोसेमंद नहीं है, खासकर राजनीति में। उनका तर्क था कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन हमेशा कम होते हैं, जिससे समाज में हमेशा एक होड़ बनी रहती है। बिल्कुल, एक संघर्ष। लोग तब तक ही आपके वफादार रहते हैं जब तक उनका फायदा हो रहा हो। तो एक शासक के लिए इसका क्या मतलब है? उसे अपनी प्रजा पर भरोसा नहीं करना चाहिए?
अब बिल्कुल, मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध सलाहों में से एक है, प्यार किए जाने से बेहतर है कि आपसे डरा जाए। उनका मानना था कि प्यार एक ऐसा बंधन है जिसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पल तोड़ सकते हैं। लेकिन डर सजा के खौफ से पैदा होता है, और ये खौफ हमेशा बना रहता है। तो डर प्यार के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद हथियार है। कहीं ज्यादा। लोगों को नियंत्रित करने के लिए डर ज्यादा कारगर है। यहाँ से बात उस विचार पर आती है जिसने मैकियावेली को सबसे ज्यादा बदनाम किया, परिणाम ही साधनों को उचित ठहराता है। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। हाँ, इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि अगर आपका मकसद सही है तो उसे हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। झूठ, धोखा, हिंसा, सब कुछ। हाँ, और यहीं पर उनके दौरी नैतिकता या ड्यूअल मोरालिटी के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। ये उनके दर्शन का सबसे पेचीदा और आकर्षक हिस्सा है। दोहरी नैतिकता वो क्या है? ये कैसे हो सकता है? मतलब जो चीज एक आम इंसान के लिए गलत है वो एक राजा के लिए सही कैसे हो सकती है? देखिए, मैकियावेली के हिसाब से एक आम इंसान अपने निजी सिद्धांतों जैसे सच बोलना के लिए अपनी जान दे सकता है, और ये महान बात होगी। ठीक है। लेकिन एक शासक की पहली और एकमात्र जिम्मेदारी अपने राज्य की सुरक्षा है। वो अपने निजी नैतिक सिद्धांतों के लिए लाखों लोगों की जान और पूरे राज्य को दांव पर नहीं लगा सकता। तो शासक की नैतिकता का पैमाना सिर्फ एक है, राज्य का हित। बिल्कुल। अगर राज्य को बचाने के लिए वादा तोड़ना जरूरी है तो उसे तोड़ देना चाहिए। अगर क्रूरता दिखानी जरूरी है तो दिखानी चाहिए। लेकिन उस जमाने में तो धर्म और चर्च का बहुत बड़ा रोल था। मैकियावेली ने धर्म और राजनीति के इस नाजुक रिश्ते को कैसे देखा? ये बहुत अहम सवाल है। वो धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो उस समय के भ्रष्ट चर्च के खिलाफ जरूर थे जो राजनीति में दखल देता था। उन्होंने धर्म को नैतिकता के चश्मे से नहीं बल्कि उपयोगिता के चश्मे से देखा। उपयोगिता मतलब धर्म का इस्तेमाल करना? हाँ, उनका मानना था कि धर्म समाज को अनुशासित और एकजुट रखने का एक बेहतरीन साधन है। अच्छा। धर्म लोगों को आज्ञाकारी बनाता है, सैनिकों को बहादुर बनाता है। इसलिए उन्होंने शासक को सलाह दी कि उसे लोगों के सामने हमेशा बहुत धार्मिक दिखना चाहिए, भले ही वो निजी जिंदगी में धर्म को मानता हो या नहीं। वाह। क्योंकि लोग अपने राजा को धार्मिक देखना पसंद करते हैं। इससे राजा पर उनका भरोसा बढ़ता है। तो संक्षेप में, मैकियावेली के लिए धर्म राज्य के लिए एक टूल था, अपने आप में कोई मंजिल नहीं। तो मतलब शासक को बाहर से और कुछ और अंदर से कुछ और। हाँ, इसी से जुड़ी उनकी एक और बहुत मशहूर सलाह है कि शासक को शेर और लोमड़ी दोनों की तरह होना चाहिए। हाँ, ये सुनने में बड़ा दमदार लगता है। हाँ, तो इसका असल मतलब क्या है? ये उनकी पूरी प्रैक्टिकल सलाह का निचोड़ है। उन्होंने समझाया कि सिर्फ शेर की तरह ताकतवर होना काफी नहीं है, क्योंकि शेर सीधा साधा होता है और आसानी से जाल में फंस सकता है। और सिर्फ लोमड़ी की तरह चालाक होना भी काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि लोमड़ी ताकतवर भेड़ियों से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए एक सफल शासक में दोनों के गुण होने चाहिए। तो लोमड़ी वाले गुण का मतलब वो कूटनीति, साजिशों को समझना, धोखा देना। हाँ, लोमड़ी की तरह चालाक होने का मतलब है कि शासक को कानून के दांव-पेच समझने चाहिए, अपने खिलाफ बिछाए जा रहे जालों को पहचानना आना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने वादों से पीछे हटना भी आना चाहिए। अगर उन वादों को निभाने से राज्य का नुकसान हो रहा हो। बिल्कुल, ये एक तरह से छल कपट की कला है। और शेर की तरह बहादुर होने का मतलब तो साफ है, ताकत का इस्तेमाल करना। हाँ, शेर की तरह बहादुर होने का मतलब है कि जब ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो तो शासक को जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, उसे अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल देना चाहिए। भाव था कि अगर कोई कड़वा फैसला लेना हो तो वो एक ही झटके में कर देना चाहिए, ताकि उसका असर गहरा हो और लोग उसे जल्दी भूल जाएं। और फायदे? जबकि इनाम और फायदे धीरे धीरे देने चाहिए, ताकि लोगों को लंबे समय तक अच्छा महसूस होता रहे। ठीक है, तो शासक को चालाक और ताकतवर होना चाहिए, लेकिन जिंदगी में सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। किस्मत का क्या, जिसे मैकियावेली फॉर्चून कहते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मैकियावेली यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। उन्होंने भाग्य यानी फॉर्चून की भूमिका को माना। उन्होंने इसकी तुलना एक उफनती हुई नदी से की, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है, या फिर एक ऐसी औरत से जो मूडी है और कभी भी अपना मन बदल सकती है। तो फिर शासक क्या करे? क्या वो बस किस्मत के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए? नहीं, यहीं पर मैकियावेली का सबसे बड़ा संदेश है। उनका मानना था कि किस्मत शायद हमारी आधी जिंदगी को कंट्रोल करती है, लेकिन बाकी आधी हमारे अपने हाथ में होती है। अच्छा। एक बुद्धिमान शासक वो है जो अच्छे वक्त में ही बुरे वक्त की तैयारी कर लेता है,
जैसे नदी में बाढ़ आने से पहले ही वो किनारों पर बांध और दीवारें खड़ी कर लेता है। और जब किस्मत खराब हो तो वो हार मानने के बजाय हिम्मत और सूझबूझ से उसका मुकाबला करता है। वो हालात के हिसाब से खुद को ढालता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जब हम मैकियावेली के केस की सारी दलीलों को देखते हैं तो उनकी विरासत क्या है? मतलब 500 साल बाद भी हम उन पर बात क्यों कर रहे हैं? उनकी सबसे बड़ी विरासत ये है कि उन्हें राजनीतिक यथार्थवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने पहली बार हिम्मत के साथ ये कहा कि राजनीति का खेल नैतिकता के नियमों से नहीं बल्कि ताकत के नियमों से खेला जाता है। उन्होंने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान बना दिया। बिल्कुल, जिसे समझने के लिए इतिहास, मनोविज्ञान और सैन्य रणनीति की जरूरत है, न कि धार्मिक ग्रंथों की। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्ता कैसे काम करती है, न कि कैसे काम करनी चाहिए। लेकिन उनके विचारों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी तो है जो इस केस को और उलझा देता है। उनकी एक किताब द प्रिंस एक तानाशाह जैसे राजा की वकालत करती है। हाँ, वहीं उनकी दूसरी किताब डिस्कोर्सेस में वो रोमन गणराज्य की तारीफ करते हैं जहां कानून का राज था। तो असली मैकियावेली कौन है? तानाशाह का समर्थक या गणतंत्र का? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही विरोधाभास उन्हें और भी दिलचस्प बनाता है। ये दिखाता है कि वो किसी एक विचारधारा से बंधे नहीं थे, वो पूरी तरह से व्यावहारिक थे, प्रैक्टिकल थे। हाँ, उनका मानना था कि आदर्श स्थिति में एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक ही सरकार का सबसे अच्छा रूप है। लेकिन उनका इटली आदर्श नहीं था। बिल्कुल, उनका इटली भ्रष्ट, टूटा हुआ और कमजोर था। ऐसी स्थिति में गणतंत्र काम नहीं कर सकता था। उस अराजकता को खत्म करने और इटली को एक करने के लिए पहले एक बेहद शक्तिशाली निरंकुश शासक की जरूरत थी। एक ऐसा प्रिंस जो व्यवस्था बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सके। हाँ, तो द प्रिंस एक तरह से एक आपातकालीन नुस्खा था, एक कड़वी दवा जो बीमार इटली को ठीक करने के लिए जरूरी थी। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। द प्रिंस एक बीमार राज्य का इलाज था, जबकि डिस्कोर्सेस एक स्वस्थ राज्य के लिए गाइड बुक थी। उनका संदेश साफ था, सरकार का रूप परिस्थितियों के हिसाब से तय होना चाहिए। पहले व्यवस्था लाओ, फिर आजादी और गणतंत्र की बात करना। एग्जैक्टली। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि मैकियावेली को बुराई का शिक्षक या संत जैसे किसी एक खांचे में रखना नामुमकिन है। वो एक जटिल विचारक थे जो अपने अराजक समय की पैदाइश थे। उन्होंने बस सत्ता की राजनीति का पर्दा हटाकर उसका असली नग्न चेहरा दुनिया को दिखा दिया। शायद इसीलिए उनके विचार आज भी हमें असहज करते हैं, क्योंकि वो हमें उस हकीकत की याद दिलाते हैं जिसे हम देखना पसंद नहीं करते। सही बात है। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मैकियावेली ने राजनीति का जो यथार्थवादी चित्रण किया, जिसमें सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए डर, चालाकी और बल का प्रयोग जरूरी बताया गया, क्या वो आज की दुनिया में भी उतना ही सच है? क्या आज के नेताओं को भी, चाहे वो लोकतांत्रिक देशों में हों या कहीं और, सफल होने के लिए अंदर से शेर और लोमड़ी दोनों बनने की जरूरत पड़ती है, भले ही वो बाहर से कुछ भी दिखाएं? या हमारा समाज वाकई इन विचारों से आगे बढ़ चुका है?